नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पे। तो 5 महीने बाद बीएसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका फॉर्म फिलअप होगा और उसका नोटिफिकेशन शायद आ गया क्या, आने वाला है। तो जो लोग बीएसएससी की तैयारी करते हैं या फिर जो कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो वो लोग जल्दी जल्दी आ जाओ यूट्यूब पे। अभी हम लोग तो सिर्फ अभी ट्रेलर है क्लास, अभी तो फिल्म चलना बाकी है। अभी थोड़ा सिर्फ जो प्रीवियस क्वेश्चन है ट्रेलर होता है, ट्रेलर। तो ये तो अभी बस एक ट्रेलर है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रेलर को और क्या कहते हैं, टीजर। तो बस अभी ये चल रहा है क्लास में, अभी तो फिल्म चलना बाकी है मेरे भाई। क्लास अभी स्टार्ट किए नहीं है, सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो और का जो सवाल है उसका धुआं करेंगे हम लोग। तो कम से कम ये जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी जो करवा रहे हैं तो इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है जीके जीएस के लिए। तो आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ यूट्यूब से। तो इससे पहले हम लोगों ने कल नहीं किए थे ना, ओके। आज सवाल देख लेते हैं। ये 2017 में पूछा गया सवाल है, 2017 में बीएसएससी में पूछा गया सवाल है, जिसमें पहला सवाल है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इससे पहले हम थोड़ा गुप्त वंश की एक झलक देख लेते हैं। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में की गई थी और ये 240 से लेकर के 280 तक चला था। ये मतलब वंश नहीं चला था, 240 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किया कौन था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का शासनकाल रहा है 240 से लेकर के 40 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। ये उतने प्रभावी शासक नहीं थे, सिर्फ एक संस्थापक माना जाता है। हो सकता है कि सवाल ये आ जाए आपको कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो वो श्रीगुप्त है, ठीक है ना। इनके जो पुत्र हुए हैं वो है घटोत्कच। तो घटोत्कच ने जब आया तो घटोत्कच का जो शासनकाल है वो 280 से लेकर के और 319 तक ये रहा। ये उतने प्रमुख शासक नहीं हुए हैं, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि इनका संस्थापक कौन है। आगे जो आएगा जो प्रमुख शासक है, तो उस प्रमुख शासक में आपको आएगा इसका पुत्र हुआ है जो है चंद्रगुप्त प्रथम। ये थोड़ा प्रमुख शासक, गुप्त वंश का प्रमुख शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो शासनकाल रहा है वो 319 ईस्वी से लेकर के और 340 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। हाँ, ये प्रमुख शासक है गुप्त वंश का, समझ रहे हैं। चूँकि चंद्रगुप्त प्रथम के समय में जो ये क्या बोलते हैं, मगध है, तो मगध का साम्राज्य का विस्तार हुआ है। इन्होंने, जैसे आप लोगों ने इसे पहले जब पढ़ा था, जो बिंबिसार जो कारनामा किया था, वैवाहिक संबंध करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ये भी कुछ उसी तरह का काम किए थे। और आपको एक सवाल आएगा कि गुप्त वंश का कौन सा शासक है जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम है जिसने पहली बार महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज। गुप्त वंश के महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम। समझ गए ना। ये इनका एक प्रमुख सवाल आ जाता है, मतलब एक कॉमन सवाल आ जाता है, इसमें ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यदि बात करें तो इसका जो पुत्र हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम का, इसका पुत्र हुआ है समुद्रगुप्त। हाँ, इसके समय में भी मगध का काफ़ी विस्तार हुआ है। समुद्रगुप्त ये काफ़ी प्रभावशाली शासक रहा है, समझ रहे हैं ना। जिस तरह से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध किया, उसका पिता अजातशत्रु ने आक्रमण करके अपने साम्राज्य विस्तार किया, ठीक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक किया और समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, समुद्रगुप्त। और इसका जो शासनकाल रहा है वो 335 से लेकर के 375 तक, यानी कि ये लगभग 40 साल इन्होंने शासन किया। अब इसकी क्या क्या है, लगभग जहाँ सवाल आ सकता है, तो इसका सवाल आ सकता है आपको। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये एक संगीत के प्रिय भी थे, ये कवि भी रह चुके हैं, समझ रहे हैं। इस यहाँ तक आ रहा है क्या? इसके अलावा यदि बात करें तो इलाहाबाद की एक प्रशस्ति है जिसमें लिखा गया है, उससे पता चलता है, इससे
इलाहाबाद की एक प्रशस्ति है जो लेकर मतलब एक पुस्तक है, तो उससे उस पुस्तक से समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है और उससे समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादातर चर्चाएं देखने को मिलता है। उसकी समुद्रगुप्त की पता चलता है उससे, इलाहाबाद की प्रशस्ति इलाहाबाद की प्रशस्ति। तो आपको ये सवाल आ सकता है कि इलाहाबाद की प्रशस्ति से किस गुप्त शासक का पता चलता है, तो वो समुद्रगुप्त का पता चलता है। इसके बाद यदि बात करें तो इसका पुत्र है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने एक वंशावली तैयार किया है, उस वंशावली से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने भी महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। समझ रहे ना? तो ये सवाल आ सकता है कि विक्रमादित्य के वंशावली से महाराजा अधिराज की धारण करने की उपाधि किसने उपाधि धारण की थी, तो ये समुद्रगुप्त हो सकता है। या फिर इसका एक दरबारी रहा था जिसके दरबार में था, जिसका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी थी जो इसके प्रमुख दरबारी थे, हरिसेन। नीचे नहीं जाएगा, चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं समुद्रगुप्त कितना साल तक शासन किया? 40 साल तक। समुद्रगुप्त 335 से 375 तक। हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। इसने लिखा क्या था? एक प्रशस्ति लिखा था संस्कृत में। सिर्फ इतना सवाल आ जाएगा कि हरिसेन किसके दरबार में थे, ये सवाल आएगा। वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो ये भारत है, ये भारत है। तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में लगभग 9 राज्य को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार किया था, और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण में लगभग 12 राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। हालांकि फिर बाद में 12 राज्यों को छोड़ दिया था, लेकिन हाँ छोड़ तो दिया था, लेकिन उन 12 राज्यों से, दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे, उन राज्यों से समुद्रगुप्त को नजराना मिलता था, एक टैक्स के तौर पे, समझ रहे ना। तो 12 राज्यों से नजराना मिलता था। तो दक्षिण भारत में 12 राज्यों को अपने अधिकार में लेने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समझ रहे ना। चलिए मिटा देते हैं। उसके बाद एक प्रमुख शासक हुआ है, अच्छा इससे पहले हम देख लेते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य, इनका शासन कब से कब तक रहा है? 375 से लेकर के, और इसने लगभग 39 साल तक शासन किया है, 414 तक। समझ रहे? 375 से लेकर के 414 तक, 14 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद बात करें तो विक्रमादित्य के समय में ही एक चीनी यात्री था फाहियान, जो भारत में आता है। ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, समझे ना। तो विक्रमादित्य के शासनकाल, हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक ये सवाल मिल जाता है अक्सर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो कितना बार सवाल पूछा गया है। नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये है, ठीक है। चलिए फाहियान, भारत आया, चीनी था, हाँ चीन का था, भारत आया। उसके बाद बात करें तो इसका पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। ये कुमारगुप्त ही था, प्रथम क्या बोले, प्रथम ही बोल सकते हैं। कुमारगुप्त, इसका शासनकाल माना जाता है आपको कुमारगुप्त गुप्त, इसका शासनकाल
414 415 से लेकर के 414, कभी 13 भी लिखता है, समझ रहे हैं ना, तो ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। 414 से लेकर के इसका शासनकाल 455 तक, 55 ईस्वी तक माना जाता है। और कुमारगुप्त के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण काम हुआ है, याद है आप लोगों को? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण। अब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण तो कराया कुमारगुप्त, लेकिन इसका ध्वस्त कौन कराया? ध्वस्त बख्तियार खिलजी। समझ रहे हैं? उसके बाद ये सभी जो है ना, ये सब प्रमुख शासक हुए हैं, इसलिए इनका मैंने जिक्र किया है। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो है विष्णुगुप्त, और वो उतना प्रभावशाली नहीं हुआ है, बस इतना समझ लीजिए कि वो अंतिम शासक है। दो बातें ध्यान में रखिएगा, एक गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, और उसका अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त। तो शुरू और अंत वाला ये यहाँ से सवाल आ सकता है, और ना ही तो जो प्रमुख शासक हुए हैं उसका क्या क्या कार्य हुआ है वहाँ से सवाल आता है। सबके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, तो सिर्फ इतना देख लीजिए। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 540 से लेकर के 550 तक, मात्र 10 साल शासन किया है। समझ गए? कोई खास काम नहीं किया है। तो पहला सवाल है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चलिए फटाफट क्लियर करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कौन सी थी? गोवा से पहले, तो ध्यान दीजिए, ये है हमारा इंडिया, ये इंडिया, चलिए तो, और ये हमारा मान लेते हैं कि ये जो है ना अफ्रीका। तो बार्थोलोमियो डियाज जब एक बार आया था तो ये उत्तर महासागरीय पर पहुंच के घूम गया था। फिर वास्को डिगामा आया, ये उत्तर महासागरीय होते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए ये पहुंचा कहाँ? भारत के केरल कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। और यहाँ जब उसने आया 1498 ईस्वी में, तो कुछ दिनों तक रहा यहाँ, जितने भी मसाला वगैरह लेना था उन्होंने लिया और वापस गया यूरोप। तो उन्होंने कहा जाता है कि 60 गुना मुनाफे पे उसने बेचा था। उसके बाद पुर्तगाली आते रहे। जब पुर्तगाली लोग आया तो इसने देखा कि वाकई में भारत में मसालों का एक भंडार है। उन लोगों ने सोचा कि यहाँ से ले जाने से अच्छा है कि यहाँ अपना एक केंद्र बनाते हैं। और उन लोगों ने पहली बार उसने कोचिन में अपना एक दुर्ग बनाया और अपना व्यापार की स्थापना किया। समझ रहे हैं ना? और वही कोचिन को ही व्यापारिक केंद्र भी बना दिया और कोचिन को ही राजधानी भी बना दिया। और ये कब किया था? 1503 में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में पहला पुर्तगाली जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहला पुर्तगाली गवर्नर बना। समझ रहे हैं ना? कोचिंग में ये केरल है, कर्नाटक ये है, समझे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, समझ गए ना? ओके। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। समझ रहे ना? और ये 1503 ईस्वी में इसने ही क्या किया? कोचिंग में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया और कोचिंग को पहली राजधानी भी बनाया। समझ रहे हैं? और ज़्यादा दिन तक रहा नहीं ये। उसके बाद ये 1503 से लेकर के 1509 तक रहा। उसके बाद 1509 में आ गया, 1509 में आया फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। सीधा हम लिखते हैं अल्बुकर्क। हाँ, इसने काम किया, अल्बुकर्क। ये कब आया? 1509 में। समझ रहे हैं ना? 1509 में ये आया। तो इसने काम क्या किया? इसने जब आया तो 1509 में आया और 1510 में इसने क्या किया कि आपने इससे पहले का जो इतिहास जब पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो विजयनगर और बीजापुर के बारे में पढ़ा है आप लोग?
नहीं पढ़ा? अच्छा, आप लोग ने पढ़े ही नहीं है, पढ़ाएंगे तो हम ही पढ़ाएंगे। जहाँ हरिहर बुक्का का जो विजयनगर का संस्थापक माना जाता है, हरिहर बुक्का को। तो ये देखिएगा, दक्षिण भारत में ही एक राज्य है, ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में ही एक राज्य था बीजापुर, समझ रहे ना। और बीजापुर का शासक था बीजापुर, और बीजापुर का उस समय शासक था यूसुफ आदिल खान, यूसुफ आदिल शाह, समझ रहे ना। तो यूसुफ आदिल शाह तो 1510 ईस्वी में अलबुकर्क ने क्या किया कि यूसुफ आदिल शाह पे आक्रमण किया और बीजापुर को अपने अधिकार में ले लिया। और उसके बाद ये बीजापुर में ही आपको आ जाता है गोवा वगैरह, तो उस पर अधिकार कर लिया और गोवा पे, उस समय की बात कर रहे हैं, और गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। पहली बार बनाया कोचिन को, और उसका जब अलबुकर्क आया तो उसने राजधानी कहाँ बनाया? गोवा को, समझ रहे ना, गोवा को बनाया। इसने और क्या काम किया, इसको लगा कि अगर भारत में लंबे समय तक अगर हमें अपना शासन करना है या व्यापार करना है तो हमें पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। और पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए इसने एक नया तरकीब सोचा। इसने सोचा कि पुर्तगाल से महिला को तो ला नहीं सकते 7 समुंदर पार, ऐसा करते हैं कि इंडियन महिला से ही शादी कर लेते हैं। और इन पुर्तगालियों ने भारतीय महिलाओं से शादी करना प्रारंभ किया उस समय। अब विधवा महिला, हाँ, और हाँ, तो इससे क्या होता था कि वो लोग सोचता था कि चलो हमारा पुत्र होगा तो हम लोग अपने हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, समझ रहे। तो पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए 1510 में यूसुफ आदिल शाह को हराया। 1510 में कहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं। 1510 में यूसुफ आदिल शाह को हराया, समझ रहे ना। और इसने विधवा महिलाओं से विवाह करने का प्रथा जारी किया। विधवा महिलाओं से, प्रथा तो नहीं कह सकते, महिलाओं से विवाह करना प्रारंभ किया, विवाह करने का उपदेश दिया। हाँ, समझ गए। तो आपका बस सवाल है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कौन सी थी? कोचीन, समझ गए, मिटा दें। चलिए आप आंसर बताइए। आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप देखते हैं आप लोगों के दिमाग में कथी कथी ठूसल है। हाय देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? आप लोग को एनसीईआरटी में हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे और ग्लोब के सहारे बताए थे। कैसे निकलेगा बीएसएससी समझ में नहीं आता है। हम देख रहे हैं ना कि एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी इसलिए कहता है कि एनसीईआरटी एक रीड होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी से बहुत सारा सवाल अक्सर उठाया गया है। अब आता है ये छठा सवाल उठाया गया है, समझ रहे हैं। लोग कहता है, अब बताइए, लोग छठा का सिलेबस कवर नहीं करता है, कहता है कि हम ये वाला निकालेंगे, ये वाला एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। मैंने बताया था वो आप लोगों को कि ये सूर्य है, समझ रहे हैं ना, और ये एक पथ है जिस पे पृथ्वी घूमता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 21 मार्च, ये 21 मार्च, समझ रहे हैं ना। उसके बाद तो मैंने बताया था 21 जून, मैंने बताया था 23 सितंबर, मैंने बताया था 22 दिसंबर, ठीक है। मैंने बताया था कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को पृथ्वी का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों की दूरी सूर्य से समान पड़ती है। इसीलिए उस 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 दिन ऐसा दिन आता है जब दिन और रात बराबर होता है, समझ रहे हैं। और यहाँ आते आते क्या होता है कि जो इसका उत्तरी ध्रुव है, वो उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के संपर्क, सूर्य के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात होता है, सबसे लंबा दिन होता है, चूँकि सूर्य डायरेक्ट उसके संपर्क में होता है, समझ रहे ना। और जहाँ आप टॉर्च मारोगे वहाँ तो दिन होगा ही, उजाला तो होगा ही, आज जहाँ टॉर्च नहीं जाएगा अंधेरा होगा ही। तो जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध इसके संपर्क में आता है, इसलिए 21 जून को सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है, समझ रहे ना। और ये आते आते जब ये आ जाता है, मतलब इस समय 22 दिसंबर को जब ये आता है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव इसके संपर्क में आ जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध इसके विपरीत चला जाता है, उत्तरी गोलार्ध। इसीलिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, समझ रहे हैं। जो सूर्य के संपर्क में आएगा वहाँ स्वाभाविक है दिन ज़्यादा होगा। तो जब उत्तरी गोलार्ध इसके संपर्क में कब आता है, डायरेक्ट 21 जून को, लंबा दिन होगा। और
उत्तरी गोलार्ध 22 दिसंबर को सब सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर चला जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। ये आपका बीएसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। मतलब इसमें जो है इसमें दिन बड़ा होगा, यहाँ दिन बड़ा होगा, यहाँ दिन और रात दोनों बराबर होगा, यहाँ भी दिन और रात दोनों बराबर होगा, दोनों जगह इक्वल होगा। दोनों इक्वल हो जाता है। किस लिए? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, और सूर्य का जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ मान ले सूर्य है तो यहाँ भी उतना ही दूरी है और इतना यहाँ भी इतना ही दूरी है, समझ रहे हैं ना, इसलिए दिन रात बराबर होता है। और आप लोग एनसीईआरटी में इतना मस्त पढ़ाए थे हम, आप मालूम नहीं इसी यही कहता है ना कि पढ़ने के बावजूद भी कुछ लोग सवाल नहीं बना पाते हैं, मतलब उस चीज़ को आप लोग के एहसास नहीं करते दोबारा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रातें होती है कब? 22 दिसंबर को। आंसर लिखते जाते हैं 22 दिसंबर को। यहाँ आंसर लिख देते हैं कोचिन और यहाँ विष्णुगुप्त। हाँ, मार्कर नहीं चल रहा है पहला। उसके बाद है यूपी का राजकीय पुष्प, तो तीनों को फटाफट खत्म कर दे। यूपी का राजकीय पुष्प है पलाश, ये यूपी का राजकीय पुष्प है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर में सिपाही विद्रोह से पहले 1854। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 जो झांसी की रानी हो, मंगल पांडे हो, तो बिहार से, हाँ, कुंवर जी थे, बुंदेलखंड से झांसी की रानी थी, और भी कई लोग, हाँ। जगदीशपुर का एक कहानी भी हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रक्षाबंधन वाला, खैर छोड़िए उसको। तो ये भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, 1854 में। ठीक है। प्राकृतिक जो रेशम होते हैं उसके कितने किस्म होते हैं? तो ये 4 किस्म के होते हैं, 4 किस्म, समझ गए? अब 2017 का लगभग सवाल ख़त्म हो गया। इससे पहले 17 का एक और क्लास लिए थे क्या? शायद एक कुछ बचा होगा इस 2017 का। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो और कुछ समझ में आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, और आगे क्या क्या आपको समस्या आती है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, कहाँ समझे कहाँ नहीं समझे, ताकि मैं आपको सोल्यूशन देता रहूँगा। धन्यवाद। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।